Hello students, today we are going to start Constitutional Design Class 9 Chapter 2. This is the Civics chapter. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं देखिए. ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. सेकंड इज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, जिसमें वो एपेथाइट के बारे में बात हुआ है. एंड थर्ड इज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्यों है. नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए दो पाथ है. एक पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नेक्स्ट इज गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन. तो गाइडिंग वैल्यूज क्या क्या थी जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो क्या क्या गाइडिंग वैल्यूज थी. एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी के बारे में. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब भी हम लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी रूल्स या फिर सर्टेन बेसिक्स रूल्स होते हैं सिटीजन्स के लिए, गवर्नमेंट जब उसको फॉर्म करती है तो हम लोगों को क्या करना होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है. और ये सारा मिलकर क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन. द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. तो ये क्या है, सुप्रीम लॉ है कंट्री का. द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द सिटीजन, और ये राइट्स कि सिटीजन्स का क्या राइट है वो ये डिटरमाइन करता है. पावर ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का क्या पावर है, क्या लिमिटेशन है, क्या क्या उनका पोजीशन है, वो सब यहाँ पे डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. ये गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगा. एक गवर्नमेंट एक कंट्री को जब भी कभी रन करा रहा है या फिर जब भी कभी गवर्नमेंट अच्छे से गवर्न्स कर रही है कंट्री को, तो कैसे उसका फंक्शनिंग होगा, क्या क्या वो फंक्शंस करेगा जिससे कि कंट्री स्मूथली रन कर सके. नेक्स्ट इज इन दिस chapter we ask some basic question about the constitutional design. इस चैप्टर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, और वाई एंड हाउ एंड हु डिज़ाइन देम, कि किसने बनाया इसको, कैसे बनाया है ना, क्यों बनाया. इन सारे सवालों का जवाब हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के डिज़ाइन में मिलेगा. एंड इन व्हाट वे, और किस तरीके से बनाया. कैन वी मेक चेंज लेटर, और क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं जब भी हम लोगों को रिक्वायर होगा किसी भी कंडीशन में चेंज करने का, तो क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. One recent instance of designing constitution for democratic state is South Africa. तो साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, ये रिसेंट जो है. और देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया. ठीक है, आगे देखते हैं. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. तो पहले हम लोग देखेंगे साउथ अफ्रीका का. साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल हुआ, बहुत टाइम तक स्ट्रगल हुआ अगेंस्ट द एपेथाइड. एपेथाइड आप लोग समझते हो, एपेथाइड क्या होता है, कि एपेथाइड एक प्रॉब्लम है जिसमें लोग जो है कलर के बेसिस पे डिफरेंस करते हैं. ठीक है, तो वही एपेथाइड रेसिज्म के अगेंस्ट इन्होंने बहुत टाइम तक फाइट किया. तो पहला पॉइंट है कि नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स, जो उनके साथ जो और 7 अदर लीडर्स थे, वह सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था इन 1964, है ना. तो 1964 में इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, जिसके वजह से इनको नेक्स्ट 27 ईयर्स साउथ अफ्रीका मोस्ट
डियरेड प्रिजन्स कहाँ है ये, रॉबिन आइलैंड जो एक प्रिजन है, वहाँ इनको डाल दिया गया था, इनको और 7 अदर लीडर्स को साउथ अफ्रीका के जो प्रिजन है वहाँ पे डाल दिया गया था। साउथ अफ्रीका के जो लीडर्स है नेल्सन मंडेला और उनके जो 7 अदर लीडर्स है उनको क्योंकि ये लोग अपोज कर रहे थे, अपोज द एपेथाइड रिजीम, तो एपेथाइड के अगेंस्ट ये लोग फाइट कर रहे थे, जिसके वजह से इनको प्रिजन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम एपेथाइड है, ठीक है। इनको कलर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता था। रैशियल सिस्टम है ये, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट एंड नॉन वाइट, तो 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया था, एक थे वाइट और एक है नॉन वाइट, तो 2 लोगों के कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। 3/4 पीपल है ना, वाइट पीपल, नॉन वाइट जो थे 3/4 पीपल थे, और इनको नो वोटिंग राइट, कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा इनको। नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन ऑफ फैसिलिटीज, तो फैसिलिटीज का भी सेग्रीगेशन था, जैसे कि ट्रेन इनके लिए अलग होगा, बस, रोड, होटल, स्कूल, पब्लिक टॉयलेट्स, जो भी इनका फैसिलिटीज है उनमें डिफरेंसेस थे कि वाइट लोगों को अलग जाना होगा और नॉन वाइट को अलग जाना होगा, तो दिस काइंड ऑफ सेग्रीगेशन वहाँ पे किया गया था, जिससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। आप सोच के देखो कि आपके साथ ऐसा करे किया जाएगा, कोई करेगा तो आपको कैसा फील होगा, बहुत ही अलग महसूस होगा। आप अपने कंट्री में हो और आप अपने कंट्री में सेफ नहीं फील करोगे, क्योंकि हर टाइम आपको कोई सेपरेट कर रहा होगा कि नहीं तुम ये टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकते, तुम ये ट्रेन यूज़ नहीं कर सकते, तुम ये बस यूज़ नहीं कर सकते, तुम इस स्कूल में नहीं जा सकते, तो बहुत सारा ये प्रॉब्लम होगा, जिससे जहाँ जो लोग हैं वहाँ के कंट्री के जो लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे, उनको अपने कंट्री में रहने का मन नहीं करेगा और उनको बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होने लगेगी। नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे हमारे कंट्री में क्या है कि हम लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग अपनी बातें सरकार को बताने के लिए प्रदर्शन करते हैं, रैली वगैरह निकाली जाती है, लेकिन इन लोगों को प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं था। बट इन 1950 1950 से दे स्टार्टेड प्रोटेस्टेड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, उसके साथ ये लोग मिलकर क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। तो ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह इनके लिए काम किया इन्होंने, और लोग प्रोटेस्ट किए, और आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिर ये लोग टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर ये प्रोटेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये लोग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आगे बढ़े। इसमें क्या हुआ, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द एपेथाइट हैड इंक्रीज्ड, तो ये प्रोटेस्ट जब हुआ तो स्ट्रगल और जो भी एपेथाइट है वो जो स्ट्रगल है मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, तो वो बहुत बढ़ गया। धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। लोग जब है, पहले क्या होता है कि कुछ लोग कर रहे थे, धीरे धीरे क्या होगा उसमें लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हर एक सिटीजन को जो वहाँ पे नॉन वाइट है उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इससे छुटकारा पाना चाहेंगे, तो जिससे कि प्रोटेस्ट बहुत इंक्रीज कर गया, जिसके कारण इनको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ये लोग एक कदम अपना आगे बढ़ाए। तो सेकंड पॉइंट कहता है कि द गवर्नमेंट रियलाइज, अब जो गवर्नमेंट है वाइट गवर्नमेंट, वो लोग रियलाइज करते हैं कि अब इनको ज़्यादा टाइम तक इनको हम लोग ऐसे अपने रूल्स और रेगुलेशन में बांध कर नहीं रख सकते हैं। ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, तो इनको बहुत टाइम तक वहाँ मतलब नहीं सप्रेस किया जा सकता है, बिकॉज दे वांट फ्रीडम, है ना, दे वांट फ्रीडम, एनीथिंग फॉर एनीथिंग। वो लोग अपना टॉयलेट यूज़ करना चाहते हैं, उन लोग का जो भी बस है, तो सबके लिए एक हो, ये लोग सिटीजन्स के राइट के बारे में फाइट कर रहे हैं। द वाइट रिजीम चेंज इट्स पॉलिसीज, वाइट रिजीम का क्या काम है, ये अपना पॉलिसीज चेंज करती है। आफ्टर 28 ईयर नेल्सन मंडेला वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, तो 1900
64 में इनको प्रिजन में डाला गया और उसके आफ्टर 28 ईयर बाद ये प्रिजन से बाहर आए और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कह रहा है कि इनको फ्रीडम मिला प्रिजन से। नेक्स्ट है मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाने की बात हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट पे, ये कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट होता क्या है कि आपके कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो आपको हर किसी को राइट देना होगा, क्योंकि सिटीजन राइट क्या कहता है कि सब लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो अब इन लोगों का ये कहना है कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट होगा, नॉन वाइट भी होंगे उसमें और वाइट पीपल भी होंगे। नेक्स्ट इज oppressed non-white people and white people they come to mutual understanding। बिल्कुल, अगर प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो इनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ेगा टू लिव पीसफुली। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएंगे तो ये लोग पीसफुली रह भी नहीं पाएंगे। एपेथाइट गवर्नमेंट कम टू एन एंड, और इस तरह से एपेथाइट गवर्नमेंट जो थी, इनके साथ जो अन्याय हो रहा था वो ख़त्म हुआ मिडनाइट 26 अप्रैल 1994। तो बहुत टाइम के बाद इनके बहुत बड़ा स्ट्रगल संघर्ष रहा और उसके बाद 26 अप्रैल 1994 में ये संघर्ष ख़त्म हुआ और अब ये लोग फ्री हैं। 2 ईयर टेकन टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनको 2 साल का समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और ये जो है फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनकर 1996 में तैयार हुआ। मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, तो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में पहला कहता है कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, सेकंड है इक्वालिटी जेंडर बेस्ड। जेंडर बेस्ड इक्वालिटी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेल को ज़्यादा राइट्स है, फीमेल को ज़्यादा राइट्स नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था कि मेल को, कुछ मेल्स को वोटिंग राइट थी लेकिन फीमेल्स को वोटिंग राइट नहीं मिला, जिसकी वजह से उन लोगों ने बहुत टाइम तक फाइट किया। तो जब इक्वालिटी है तो जेंडर बेस्ड एंड रेस बेस्ड है ना, दोनों होना चाहिए। रेस बेस्ड भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अगर कोई पुअर कंडीशन है या फिर माइनॉरिटी पीपल है या फिर मेजॉरिटी पीपल है ना, तो मेजॉरिटी को ज़्यादा वोट्स मतलब ज़्यादा राइट्स मिलेंगे, माइनॉरिटी है तो उनको अनदेखा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से नहीं चलेगा। हर एक गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना होगा कि इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वालिटी जेंडर बेस्ड भी होना चाहिए और रेस बेस्ड भी होना चाहिए। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक वैल्यू सोशल, तो डेमोक्रेटिक वैल्यू होने चाहिए है ना। नेक्स्ट है जस्टिस एंड ह्यूमन राइट, और लोगों को जस्टिस और ह्यूमन राइट भी मिलना चाहिए, उनके साथ कुछ भी गलत बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्यों है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों ज़रूरत पड़ा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहला था कि ऑपरेसर जो वाइट थे और जो ऑपरेस थे नॉन वाइट, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। वाइट उनके ऊपर रूल करते थे, वाइट लॉज बनाते थे और इनको फॉलो करना पड़ता था। द वाइट सेग्रीगेट देम है ना, हर चीज़ से उनको अलग थलग कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। अब उनको क्यों चाहिए, अब क्यों हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ रहा है इन साउथ अफ्रीका के लोगों को, तो साथ में रहना है ना, लिव टुगेदर बट हैज़ ट्रस्ट इशूज़, कि आप जब किसी के साथ रहते हो और अगर वो आपके साथ एक बार मान लो कि कोई चीटिंग कर दिया, चोरी कर दिया आपका, मान लो 100 रुपये चुरा लिया, तो अगले बार से जब आप 100 रुपये अपने बैग पे रखोगे तो आपको डर होगा कि कहीं फिर से ये चोरी ना हो जाए। उसी तरह का बात है कि अगर ये लोग मान भी गए हैं तो क्या इसका गारंटी है कि ये लोग जो है सच में अब ठीक हो गया है। तो इसीलिए ये लोग को साथ रहना है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो एक रूल और एक लॉ रहेगा, तो जिससे लोग डरेंगे, ऐसे करने से पहले डरेंगे है ना। दे वॉन्टेड सेफ गार्ड, अब वो लोग को कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको सेफ गार्ड करेगा, उन लोगों को सोशल जस्टिस मिलेगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। दे ऑल्सो वॉन्टेड इक्वल राइट बिटवीन
माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज, यस। तो ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा लोग, जो कम लोग हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। माइनॉरिटीज हो या फिर मेजॉरिटी पीपल हो, दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। बेसिक राइट फॉर पुअर और हेल्पलेस पीपल, कभी कभी हमारे कंट्री में बहुत सारे हेल्पलेस पीपल होते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ पॉलिसीज लाती है, कुछ उनके लिए अलग से स्कीम्स लाती है, जिसके थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर जो भी उनको मेडिकल इश्यूज है तो उन सब के अगेंस्ट वो लोग अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों ज़रूरत है, तो यहाँ पे 5 पॉइंट क्लियरली डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक कंट्री को ज़रूरत होता है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में कि साउथ अफ्रीका में जो बहुत ज़्यादा नॉन वाइट और वाइट में डिस्प्यूट थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरत होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट डाउन सम रूल्स, जैसे कि इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। प्लस पावर ऑफ द गवर्नमेंट, रूलर्स प्रोविजंस, कि रूलर्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, एंड सिटीजन्स राइट्स। तो ये सारा 3 पॉइंट्स जो है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहता है। दिस इज द सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं जो लिखे रहते हैं उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग people living in a territory and also the relationship between the people and the government। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम लॉ है, ये स्टैब्लिश करेगा, क्या करेगा, स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल हु आर लिविंग इन द कंट्री एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किसके लिए है, लोगों के लिए है। तो गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पीपल के साथ वो रिलेशनशिप बना के रखे और उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। तो पहला पॉइंट कहता है इट जनरेट्स द डिग्री ऑफ ट्रस्ट। यस, बिल्कुल, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करता है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट इंक्रीज करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, दैट नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टुगेदर, उनके बीच में तालमेल बैठाने का काम करता है। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव द पावर, कि कितना पावर है, कौन डिसीजन लेगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज इट लाइज डाउन द लिमिट ऑन द पावर, कि अगर एक गवर्नमेंट है तो उसकी क्या लिमिटेशन है, वो लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना, लोगों के लिए जो ज़रूरत है वो पूरा करे, ऐसा नहीं कि उनको प्रॉब्लम में डाल दे या फिर अपनी मनमानी करे, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है, लिमिट ऑन द पावर, राइट ऑफ द सिटीजन्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट इज इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, जो पीपल का क्या है, बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हमें अच्छा गुड सोसाइटी मिले, हमें सारी फैसिलिटीज़ मिले, तो ये सारा प्रोवाइड कौन करेगा, ऑफ कोर्स एक कंट्री में गवर्नमेंट करेगा, है ना। गवर्नमेंट उनके लिए बहुत सारे फैसिलिटीज स्कीम्स लेकर आएंगी जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके, उनको जो भी प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ठीक हो सके। नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हम लोगों ने अफ्रीका के बारे में बात किया, अब हम लोग बात करने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, हमारा जो ये इंडिया है आप देख ही रहे हो, इंडिया का मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है। इंडिया जो है ये बहुत सारे डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लोगों से भरा है ना। यहाँ पे सारे बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को डिसीजंस लेने होंगे जिसके वजह से वो लोग क्या कर सके, आराम से इस कंट्री में रह सके, है ना। तो ड्यू टू डाइवर्स कंट्री, ये एकदम विविधता से भरा वाला कंट्री है ना, बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो उससे भी हम लोगों को देखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जब 1947 में हमारा कंट्री फ्रीडम मिला हमारे कंट्री को, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि डिफरेंस आ गया है, किस बेस पे पार्टीशन हो गया था, जब उस टाइम पे पाकिस्तान हमारे
कंट्री इंडिया से अलग हो गया, अलग देश उसने बनाया, तो उस टाइम पे बहुत लोगों को ट्रॉमेटिकल एक्सपीरियंस हुआ, मतलब उनको ट्रॉमाज हो गया, क्योंकि किसी का घर पाकिस्तान में है लेकिन उनको इंडिया में रहना है, कुछ लोगों का इंडिया में है लेकिन उनको पाकिस्तान में रहना है। तो इस तरह से बहुत सारा डिफरेंसेस आए लोगों के बीच में रिलीजन के बेसिस पे, और यहाँ पे लोग जो है टूट गए अंदर से। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जब ऐसा हो जाता है ऐसा सिचुएशन, तो गवर्नमेंट इसमें स्टेप्स लेती है कि गवर्नमेंट उसको कैसे सॉल्व करेगी। उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया, लोग एक दूसरे को मारने लगे, किल करने लगे, है ना। तो 10 लाख पीपल जो है उनका डेथ भी हो गया। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो हम लोगों को जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो हमारे कंट्री के पीपल का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोग यहाँ रहते हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, कैसे उसको पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम था प्रिंसली स्टेट का। प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन था, टू बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, मर्ज विथ पाकिस्तान और मर्ज विथ इंडिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था प्रिंसली स्टेट के पास। प्रिंसली स्टेट जो है वो जो 3 ऑप्शन दिया गया कि वो जो चाहे वो कर सकती है ना। तो इनको भी चुनना होगा, या तो वो साथ में रहे या फिर अलग रहे, या फिर क्या कहते हैं पाकिस्तान के साथ जाकर मिल जाए या इंडिया के साथ जाकर मिल जाए। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पाथ क्या था? फ्रीडम स्ट्रगल, कंसेंट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था बहुत टाइम से। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में जो हमारे कंट्री में हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि इनको अब ज़्यादा सप्रेस करके नहीं रखा जा सकता है। तो धीरे धीरे वो लोग हम लोगों को भी अपने जो मीटिंग्स है उनमें जगह देने लगे, जो उनका गवर्नमेंट है उसमें थोड़ा स्पेस देने लगे, ताकि उनको ऐसा, हम लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं या फिर सप्रेस्ड किया जा रहा है ना। रिजुविनेट आवर कंट्री, कंट्री को मिलाना होगा, एक साथ सबको मिलकर खड़े होना होगा। सम बेसिक आइडियाज हैज़ कम टू एक्सेप्टेड बाय द मोस्ट एवरीवन। तो सारे लोग के अंदर कुछ ना कुछ आइडियाज़ होगा जिससे लोग क्या होंगे, एक साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे, और इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले 1928 में आप लोग जानते होंगे मोतीलाल नेहरू जी हैं। इन्होंने ये और इनके 8 जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, इन्होंने एक ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1928 में। फिर ये इन लोगों ने 1931 में इसे कराची सेशन में क्या किया, ड्वेल्ट किया, हाउ टू इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लाइक। उन्होंने बताया कि कैसा होगा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला बात इन्होंने कहा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मिलेगा, है ना, कि 1 पर्सन 1 वोट, और आपका जो 18 प्लस के लोग हैं, 18 प्लस जो अडल्ट पीपल है उनको वोटिंग राइट मिलेगा, है ना। तो ये आता है आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मिलेगा। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, सब लोगों को राइट टू फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगा। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी, और हाँ बहुत इम्पोर्टेंट कि माइनॉरिटी को भूल नहीं जाना है। माइनॉरिटी भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने मेजॉरिटी पीपल। आप ज़्यादा लोग को देख के ज़्यादा उस तरह का डिसीजन लोगे तो माइनॉरिटीज छूट जाएंगे, तो माइनॉरिटी को भी ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल आइडियाज प्रोसीड्यूर फ्रॉम द कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो उस टाइम पे उन लोगों ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट लाया था 1935 में। तो उनसे भी कुछ कुछ आइडिया, कुछ जो अच्छी बातें हैं उन लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जब हो रहा था तो उन्होंने अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है मेनी इंडियंस लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ, पहला है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, सभी लोग जानते होंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होके बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की मांग कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे। सेकेंड इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। तो ये पार्लियामेंट्री जैसे डेमोक्रेसी
है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जिस तरह से पार्लियामेंट रन करता है उस तरह का इन लोगों का मांग था। और कुछ हम लोगों ने लिया राइट इन द यूएसए, तो यूएसए से राइट्स लिया, जो भी उनमें राइट्स दिया हुआ है किस तरह से। तो ये सारे हम लोगों ने अदर स्टेट अदर कंट्री से भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो होता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो उसमें कुछ लोग चाहिए, तो लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो वही है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क लाइक द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम के टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1947 में, है ना, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम चल रहा था तो उस टाइम पे ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है दोनों की तरह काम करता था, लेजिस्लेटिव की तरह भी और एग्जीक्यूटिव की तरह भी, ठीक है। नेक्स्ट इज द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम है इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो लोग क्या किए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किए, ड्राफ्ट किए। फर्स्ट मीटिंग जो हुआ जुलाई में 1946 में हुआ, अडॉप्टेड हुआ ये 26 नवंबर 1949 में। तो फिर ये पहला मीटिंग 1946 में हुआ जुलाई के महीने में और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम शुरू हुआ और 1949 में 26 नवंबर में ये बनकर तैयार हो गया, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ द इंडिया। अच्छा, ये जो 1949 26 नवंबर, तो 26 नवंबर को हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाते हैं इंडिया में। ऑफिशियली इसको फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 में एज अ रिपब्लिक डे। जब आप लोगों को याद होगा 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उन्होंने अपने कंट्री को पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से हम लोगों को छोड़कर चले जाए, हमारा कंट्री है और वी कैन रूल हियर, है ना। तो 26 जनवरी 1930 में उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, इसीलिए 26 जनवरी को ये रिपब्लिक डे की तरह मनाया जाता है। और ये बनकर तो तैयार हो गया था नवंबर में, लेकिन इसको फोर्स कब किया गया है, ऑफिशियली इसको लागू तब किया गया 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। लेकिन ये बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज फॉर 114 मीटिंग्स। तो इतना एकदम, जब ये सारे लोग मिलकर बना रहे थे तो ये बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट्स बन गए थे और फिर उसको वो लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे उसको कॉम्प्रेस करके अभी एक बुक में कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते होगे। ओरिजिनल कॉपी जो था हैंड रिटन था, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। इसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा और ही वॉज द कैलीग्राफी। तो ये जो है प्रेम बिहारी नारायण, है ना, तो प्रेम बिहारी नारायण ने इसे लिखा। और एक और कैलीग्राफ्ड बाय द बसंत क्रिस वैद्या, इन्होंने भी लिखा था। ये शांति निकेतन के थे, आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन, तो इन्होंने भी इसे लिखा और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड लेंदिएस्ट डॉक्यूमेंट। हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये वर्ल्ड का लेंदिएस्ट डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 1934 to 35 एडवाइस बाय द एम.एन. रॉय। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की मांग है, ये आप लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की मांग पहले बार 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की, 1931 में इसको डिस्कस किया गया और फिर और एक जो कह रहा है कि 1934 to 35 के बीच में एम.एन. रॉय ने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की थी। मतलब उन्होंने भी एडवाइस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए जहाँ पे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन सके, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ गाइडिंग वैल्यूज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो जो भी हम लोग का गाइडिंग वैल्यूज है वो प्रियम्बल होता है ना। तो हम लोग सभी क्या है, पीपल ऑफ द इंडिया एंड सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये एक कंट्री है जहाँ पे सब लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए सबके साथ, है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये सारा चीज़ जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारा प्रियम्बल है। तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आइए एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है? एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप enacted by the people through their representative, do not handed drawn to them by the king or any outside। तो ये जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, इसमें पूरा हाथ किसका है? इंडियन का, इंडियन पीपल का। कोई बाहरी आकर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है ना। हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव को चुना, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना योगदान दिए हैं। तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि हम लोग सभी ने मिलकर बनाया है, क्योंकि हम ही लोगों ने उन लीडर्स को चुना था। तो हम लोग सबने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ना कि कोई बाहर से आकर दूसरे व्यक्ति ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। सेकंड कहता है सोवरेन। सोवरेन कह रहा है कि पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। तो दोनों मैटर होगा, internal matter as well external matter. No external power can dictate to the government of India। तो कोई भी एक्सटर्नल पावर आकर यहाँ पे डिक्टेट नहीं कर सकता है। हम लोगों ने जो भी मैटर है हम लोग को अपने आप से सॉल्व करना होगा, जो भी कैसा भी मैटर हो, है ना। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। वेल्थ इज द greeted generated socially and should be shared equally by society। जो भी है सोशलिस्ट का मतलब है कि सारे लोगों को इक्वल सोसाइटी में शेयर मिले। द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, तो उन सारे को वो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या करेंगे? रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। सेक्युलर सिटीजन हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज अ ऑफिशियल रिलीजन। तो आप जो है कोई भी रिलीजन को मान सकते हो, आपको फुल फ्रीडम है। दैट इज आवर इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। गवर्नमेंट ट्रीटेड ऑल द रिलीजन एंड बिलीफ इक्वल, है ना, पार्टिसिपेट विद द इक्वल रिस्पेक्ट। सारे जितने भी क्या कहते हैं हमारे कंट्री में रिलीजन है, सबको इक्वल राइट मिला है कि वो अपने जो भी रिलीजन है उनको मान सकते हैं। और अगर आप भी अपना रिलीजन चेंज करना चाहो तो आप फंडामेंटल राइट्स में देखते हो कि यू हैव अ फ्रीडम टू चूज योर रिलीजन, है ना, फ्रीडम। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट people enjoy the equal political rights, each elect their rulers and holds them accountable। the government is run according to some basic rules। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ बेसिक रूल्स है जिसकी वजह से गवर्नमेंट उन सारे पॉलिसीज को लागू करती है लोगों के बीच में और रन करने की कोशिश करती है। द हेड ऑफ द स्टेट इज द इलेक्टेड पर्सन एंड द हेड एंड नॉट अ हेरिडेटरी पर्सन। तो रिपब्लिक होने का मतलब है कि हम लोग जो है सभी लोग मिलजुल कर अपने देश को रन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने लीडर्स को चुनेंगे, है ना। यहाँ पे कोई हेरिडेटरी नहीं चल रहा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लीडर्स को चुनेंगे और वो यहाँ पे लीड करेंगे। नेक्स्ट इज जस्टिस। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, है ना, जेंडर एंड इस तरह से कि कौन से कास्ट से बिलोंग करता है,
कौन से रिलीजन का है, मेल है या फीमेल है तो कम राइट्स होंगे, मेल है तो ज़्यादा राइट्स होंगे। इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, सभी लोगों को जस्टिस मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है और एक डिसएडवांटेजेस ग्रुप होते हैं कुछ, स्पेशली उनको भी इक्वल राइट्स मिलेगा। लिबर्टी, देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लोगों के बीच में नहीं है जो गलत हो, है ना। द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड व्हाई वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। तो जो भी वो लोग का थॉट है वो लोग सोच सकते हैं, उसको वो लोग एक्शन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो किसी को भी किसी तरह का रोक टोक नहीं है, लिबर्टी है। इक्वालिटी, लोगों के बीच में इक्वालिटी है, रिलेटेड टू इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के समान सब लोग सेम है। ट्रेडिशन भी सेम है, मतलब कि आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो उसमें आपको इक्वालिटी मिलेगा। इनइक्वालिटी जो है एंड हो चुका है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जैसे ऐसा नहीं हो सकता है कि जो रिच है उनको जॉब मिलेगा, जो पुअर है उनको जॉब नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम और रिलीजन डिफरेंसेस। इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, सारे लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज फ्रेटर्निटी, all of us should behave as if we are member of the same family। हम लोगों को ऐसा बिहेव करना है कि हम लोग सब सेम है। no one should treated और follow citizen as a inferior, किसी को भी inferior तरीके से फील नहीं होना चाहिए, और हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी किसी को inferior फील ना कराएं। ठीक है, इट इज़ फिनिश एंड थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।